मानव प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने विकास के हर काल में नियमों की एक श्रृंखला से बंधा रहा है। अगर हम शुरुआत आदिमानव काल से करें तो आदि मानवों ने भी अपनी सुरक्षा और अपनी ज़रूरतों के लिए सामूहिकता का भाव विकसित किया होगा। श्रम के उचित बंटवारे और विवाद रहित जीवन जीने के लिए कबीलों के रूप में गठित हो गए होंगे। शुरुआत में शायद इन कबीलों का एक सरदार होता था और बाकी लोग सरदार की आज्ञाओं का पालन करते थे। भिन्न भिन्न देश और प्रदेशों के दूसरे कबीलों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी इनके अपने नियम होते थे। प्राचीन काल में अव्यवस्थित समाज को व्यवस्थित करने के लिए प्रबुद्ध, जागरूक और जिम्मेदार व्यक्तियों में विचार बनते थे। विचारों के यही पुलिंदे उपदेश का रूप ले लेते थे और इन उपदेशों का वर्णन ये अपने इष्ट ग्रंथों में करते थे। व्यापक प्रचार प्रसार और सामाजिक स्वीकृति से ये ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों का रूप ग्रहण कर लेती थी। राज्य की स्वीकृति मिलने से ये धार्मिक ग्रंथ प्रशासन को संचालित करने का मुख्य आधार बन जाती थी। इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख हैं वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि आदि। आज भले ही हर देश के अपने अपने राज्य को संचालित करने के लिए संविधान उपलब्ध हों, फिर भी ये धार्मिक ग्रंथ आज भी मानव समाज, समुदाय और देश के रोजमर्रा के जीवन में मौजूद अवश्य हैं। वैसे आधुनिक दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने 1789 ईस्वी में अपनाया था। इसके बाद से दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने अपने तरीके के संविधान को अपनाया। एक इसी में से अपना देश भारत भी है, जिसने 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद 26 नवंबर 1949 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। दुनिया भर के इन संविधानों का क्या कार्य है, समाज के लिए इनकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के अबाउट इंडिया में। नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार। स्टडी दर्शन इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अबाउट इंडिया। मोटे तौर पर संविधान के 5 प्रमुख कार्य हैं। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। मान लीजिए कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और यह भी मान लें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी एक दूसरे से भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं और फिल्मों से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें, ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। आखिर इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? क्या ये समूह एक साथ मिलकर रह सकते हैं? हाँ, इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा।
क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज पर अधिकार होगा। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। अतः संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरे शब्दों में संविधान आपसी तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको क नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वह आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता ही लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय आखिर कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। अतः संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए।
ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह जैसे धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए, भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्ली भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके।
भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। अतः संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान का पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी समाज की बुनियादी पहचान को निर्धारित करता है। इसे हम कई तरह से समझ सकते हैं। इसका पहला अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। इसका तीसरा अर्थ यह है कि ये जो बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम होते हैं, ये विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग ढंग की होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। अतः संविधान का पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी समाज की बुनियादी पहचान को निर्धारित करता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।